नमस्कार। विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के एक साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। यहाँ हम जानेंगे हफ्ते भर की विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरें, लेकिन पहले डालते हैं एक नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 102वां सत्र संपन्न। कैबिनेट ने भारतीय स्थित न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी को दी मंजूरी। IIT मद्रास के छात्र भेजेंगे अंतरिक्ष में सैटेलाइट। वैज्ञानिकों ने ढूंढा नए प्रकार का एक एंटीबायोटिक। हबल टेलीस्कोप के 25 साल और इस सप्ताह खोज खबर में चर्चा करेंगे 2015 में विज्ञान के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों पर। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 102वां सत्र मुंबई में संपन्न हुआ, जिसमें देश भर के हजारों वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया और विज्ञान के विभिन्न विषयों पर चर्चा की। भारतीय विज्ञान कांग्रेस देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मंच माना जाता है, जो देश की विज्ञान नीति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। 102वें भारतीय विज्ञान सम्मेलन का मुंबई में 7 जनवरी 2015 को सफलतापूर्वक समापन हो गया। 5 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत 3 जनवरी को हुई थी, जिसमें 15,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों के साथ 6 नोबेल पुरस्कार विजेता और 4 अन्य पुरस्कार विजेताओं ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अलग अलग पहलुओं पर एक साथ चर्चा की। मुंबई विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित 102वीं विज्ञान कांग्रेस का विषय था मानव विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारतीय विज्ञान के इस बड़े सम्मेलन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कई सत्रों में हुए सम्मेलन में दुनिया के जाने माने शोधकर्ताओं ने कृषि से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक के मुद्दों पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। 5 दिनों तक चले इस सम्मेलन के दौरान महिला विज्ञान सम्मेलन, बाल विज्ञान सम्मेलन और विज्ञान प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। सम्मेलन में बोलते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने ऐसे प्रयासों को सुनिश्चित करने पर जोर दिया ताकि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नूतन आविष्कारों का लाभ गरीबों और जरूरतमंदों के साथ साथ दूर दराज इलाकों के लोगों तक को मिल सके। सम्मेलन के समापन समारोह पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्य अतिथि श्री राम नाईक ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस पर एक स्मारिका का विमोचन किया। उन्होंने इस मौके पर साल 2014-2015 के लिए युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के विजेताओं को भी सम्मानित किया। इसके तहत कृषि एवं वानिकी विज्ञान, पशुपालन, भ्रूण विज्ञान, रसायन विज्ञान, खनिज विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और नवीन जीव विज्ञान के साथ भौतिक और वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले युवा वैज्ञानिकों को प्रशस्ति पत्र और 25-25 हजार रुपए के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय विज्ञान कांग्रेस एक बेहद प्रतिष्ठित सम्मेलन है, जिसका आयोजन हर साल भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ की ओर से किया जाता है। संघ की शुरुआत 1914 में कोलकाता में हुई थी, जिसके बाद से ये हर साल जनवरी के पहले हफ्ते में आयोजित होता आ रहा है। फिलहाल करीब 30,000 से भी ज्यादा वैज्ञानिक इसके सदस्य हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की पहली बैठक 15 से 17 जनवरी 1914 को कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी परिसर में हुई थी। भारत जल्द ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करेगा, जिसे तमिलनाडु में बनाया जाना है। हाल ही में कैबिनेट कमेटी ने इस ऑब्जर्वेटरी को अनुमति दी है। साल 2015 की वैज्ञानिक घटनाओं में एक बड़ा मोड़ देते हुए कैबिनेट ने भारत में न्यूट्रिनो वेधशाला की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। INO प्रोजेक्ट की ये न्यूट्रिनो वेधशाला एक महत्वाकांक्षी फिजिक्स प्रोजेक्ट है, जिसे तमिलनाडु में थेनी जिले के बोदी पश्चिम हिल्स पर स्थित पोट्टीपुरम गांव में स्थापित करने की योजना है। इस परियोजना के लिए करीब 1,500 करोड़ रुपए का बजट अनुमानित है। यह परियोजना संयुक्त रूप से परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से पूरी की जाएगी। परियोजना के ढांचे को खड़ा करने में तमिलनाडु सरकार मदद करेगी। इस परियोजना का निर्देशन करेंगे मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के प्रोफेसर नाबा मोंडल। देश में यह अपनी तरह की पहली सबसे बड़ी विज्ञान की प्रायोगिक परियोजना होगी। इसके तहत न्यूट्रिनोज के अध्ययन के लिए विश्व स्तरीय भूमिगत प्रयोगशाला बनाई जाएगी। INO एक भूमिगत परियोजना है, जिसके तहत जमीन के नीचे कई गुफाएं बनाई जाएंगी। जिस मुख्य गुफा में डिटेक्टर होगा वो करीब 130 मीटर लंबी, 26 मीटर चौड़ी और 30 मीटर ऊंची होगी।
इस प्रणाली को इस तरह डिजाइन किया गया है कि न्यूट्रिनो लेस डबल बेटा डिके और डार्क मैटर की खोज जैसे महत्वपूर्ण प्रयोग किए जा सकें। प्रयोगशाला के अंदर करीब 50,000 टन वजनी चुंबकीय लौह कैलोरीमीटर डिटेक्टर रखा जाएगा ताकि न्यूट्रिनोज के लक्षणों का पता लगाया जा सके। INO प्रोजेक्ट का उद्देश्य है न्यूट्रिनोज का अध्ययन करना, जो कि लेप्टॉन फैमिली के मूल कण हैं। इसके अलावा यह डिटेक्टर तकनीक और उसके अलग अलग प्रयोगों के विकास पर भी अपना ध्यान केंद्रित करेगा। भारत ये भी चाहता है कि इस परियोजना में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी हो। इस परियोजना के लागू होने के साथ ही भारत बहुत जल्द ग्लोबल हाई एंड वैज्ञानिक न्यूट्रिनो क्लब में शामिल हो जाएगा। आजकल IIT मद्रास के छात्र खुद का एक सैटेलाइट बनाने में व्यस्त हैं, जो अगले वर्ष इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये अब तक के बनाए गए सभी छात्र सैटेलाइटों से अलग होगा। IIT मद्रास के युवा छात्रों ने अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है। छात्रों ने IIT MSAT नाम के प्रोजेक्ट के तहत नैनो उपग्रह विकसित किया है। IIT मद्रास के IIT MSAT परियोजना की शुरुआत जनवरी 2010 में हुई थी, जो अब एकीकरण और सत्यापन के अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। ऐसा अनुमान है कि इसरो ये उपग्रह इस साल के अंत तक या अगले साल तक लॉन्च कर देगा। इसरो और IIT मद्रास के बीच एक समझौता हुआ है और इसरो ने प्रोजेक्ट की समीक्षा और मूल्यांकन का काम पूरा कर लिया है। तकरीबन 12.5 किलो वजनी IIT MSAT पृथ्वी की निचली कक्षा का उपग्रह है, जो कि इस मिशन के तहत तकरीबन 1 साल तक काम करेगा और इसमें उच्च ऊर्जा कण डिटेक्टर लगा है। The IIT Madras Student Satellite Project started in the year 2010. The idea was that the students would build a satellite of the form factor of a 1 foot by 1 foot cube, and in that would be a payload which would be a high energy particle detector. The idea is that they would launch the satellite as a low Earth orbit satellite, and then the payload would be used primarily for detecting any anomalous precipitation of high energy protons and electrons from the Van Allen belts. ये उपग्रह धरती से करीब 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और वॉन एलन बेल्ट्स से उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तेजी के बारे में आंकड़े इकट्ठा करेगा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य अलग अलग विषयों के छात्रों को एक साथ लाना है, ताकि एक जटिल पेलोड के साथ पूरी उपग्रह प्रणाली बनाई जा सके। इस परियोजना के तहत उपग्रह द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के विश्लेषण के लिए एक ग्राउंड स्टेशन का निर्माण भी शामिल है, जिसका संचालन छात्र करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर फिलहाल अलग अलग विषयों के करीब 90 छात्र काम कर रहे हैं। ये कहने की जरूरत नहीं कि ये प्रोजेक्ट न सिर्फ छात्रों को सीखने का बेहतरीन मौका दे रहा है, बल्कि अगर ये सफल रहा तो IIT मद्रास की गौरवशाली उपलब्धियों में एक और नाम जुड़ जाएगा। वैज्ञानिकों ने एक नई तरह का एंटीबायोटिक ढूंढा है, जो दवा प्रतिरोधी संक्रमण के लिए कारगर सिद्ध होगा। ये एंटीबायोटिक, जिसे टैक्सोबैक्टिन नाम दिया गया है, दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया को मारने में सक्षम होगा। पेश है एक रिपोर्ट। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें पूरी तरह दवा प्रतिरोधी तपेदिक और तथाकथित सुपरबग से होने वाली संक्रामक बीमारियों के मामले में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे साफ है कि वर्षों से एंटीबायोटिक के अंधाधुंध इस्तेमाल की वजह से रोगाणुओं में एंटीबायोटिक के प्रतिरोध की गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब एंटीबायोटिक प्रतिरोध इसके संक्रमण से भी ज्यादा बड़ा खतरा बन गया है। इसकी वजह से वैज्ञानिकों के सामने नई और कारगर दवा की खोज की चुनौती खड़ी हो गई है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस दिशा में एक बड़ी कामयाबी दर्ज करते हुए एक ऐसे नए और कारगर एंटीबायोटिक की खोज की है, जिसका इस्तेमाल दवा प्रतिरोधी संक्रमण के खिलाफ लड़ने में किया जा सकता है। टैक्सोबैक्टिन नाम के इस नए एंटीबायोटिक की खोज की है अमेरिका के बॉस्टन की नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के एंटी माइक्रोबियल डिस्कवरी सेंटर ने। यहाँ के शोधकर्ताओं के दल ने डॉक्टर किम लुइस की देखरेख में मैसाचुसेट्स की कंपनी नोवो बायोटेक और बॉन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के सहयोग से यह खोज की है। आमतौर पर एंटीबायोटिक बैक्टीरिया या कवक से अलग होते हैं, जिन्हें प्रयोगशालाओं में विकसित किया जा सकता है। ये एंटीबायोटिक पैदा करने वाली कुल माइक्रोबियल जनसंख्या का सिर्फ 1% है। इस परियोजना में शामिल शोधकर्ताओं ने
इस समस्या पर काबू पाने के लिए iChip नामक डिवाइस विकसित की, जो बैक्टीरिया के प्राकृतिक निवास स्थान की पहचान करती है। इस डिवाइस के जरिए बग करके उसे जमीन के नीचे उस जगह दबा दिया गया जहां रोगाणुओं की कॉलोनी विकसित होती है। शोधकर्ताओं ने 2 सप्ताह बाद पाया कि जमीन के नीचे माइक्रोबियल कॉलोनीज इतनी विकसित हो गई थीं कि उन पर प्रयोग किया जा सके। ऐसा करने के लिए iChip के शीर्ष को रोगाणुओं की परतों से ढक दिया गया। वैज्ञानिक इसके आधार पर खाने वाली गोलियां विकसित करने में लगे हैं और अगर ये कोशिश कामयाब हुई तो ऐसे रोगाणुओं के खिलाफ लड़ाई में ये एक शक्तिशाली हथियार बन जाएगा। पच्चीस साल पहले अंतरिक्ष में हबल टेलीस्कोप को भेजा गया था। इन 25 सालों में इस अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा बहुत सी नई वैज्ञानिक उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं। आज अपने इस विशेष सेगमेंट में हम आपको हबल के वैज्ञानिक सफर की जानकारी देंगे। वर्ष 2015 अंतरिक्ष में हबल टेलीस्कोप की 25वीं सालगिरह है। धरती के चारों ओर घूमने वाले हबल टेलीस्कोप को 1990 में अपनी कक्षा में भेजा गया था। पिछले 2.5 दशक से हबल टेलीस्कोप अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहा है, जिसमें अंतरिक्ष में कभी न देखे गए हिस्सों की तस्वीरें मुहैया कराना भी शामिल है। हबल टेलीस्कोप के जन्म की शुरुआत 1923 में एक सपने की तरह हुई थी, जब मशहूर रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर हरमन ओ बेर्थ ने एक लेख में अंतरिक्ष में अपनी कक्षा में धरती के चारों ओर घूमने वाले टेलीस्कोप की कल्पना की थी। वर्षों बाद 1969 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने वैज्ञानिक शोध के लिए अंतरिक्ष में टेलीस्कोप स्थापित करने की जरूरत पर लेख प्रकाशित किया। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई। 1990 में हबल स्पेस टेलीस्कोप को डिस्कवरी स्पेस शटल के जरिए धरती से 350 मील दूर अपनी कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया गया। पिछले 25 सालों में हबल टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष से जुड़े शोध कार्यों में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक हबल टेलीस्कोप ने 30,000 से ज्यादा अंतरिक्ष पिंडों की खोज की है और अंतरिक्ष की 5,70,000 से ज्यादा तस्वीरें खींची हैं। अंतरिक्ष में छोड़े जाने के फौरन बाद हबल टेलीस्कोप ने सुपरनोवा 1987 ए के चारों ओर एक रिंगनुमा पदार्थ की खोज की। ये इसकी पहली खोज थी। 1992 में हबल ने आकाशगंगा में बादलों की खोज की, जबकि 1993 में ओरियन निहारिका पर डिस्क सरीखे नमूने देखे। 1994 में हबल ने शूमेकर लेवी पुच्छल तारे के बृहस्पति से टकराने की विस्तृत तस्वीरें भेजी। इन तस्वीरों से ये तय हो गया कि अंतरिक्ष में ब्लैक होल होने की संभावना बिल्कुल सही है। हबल टेलीस्कोप की मदद से प्लूटो की सतह की तस्वीरें भी पहली बार देखने को मिली। हबल ने 1995 में शोधकर्ताओं को पहली बार भूरे रंग के एक बौने तारे को देखने का भी मौका दिया। 1996 में रेडियोवेव संपन्न सितारों की आकाशगंगा और 1997 में सितारों के खूबसूरत झुंड की खोज भी हबल की ही देन है। 1998 में हबल ने शोधकर्ताओं को अंतरिक्ष की अब तक की सबसे विस्तृत तस्वीरें मुहैया कराईं। हबल की मदद से शोधकर्ता अंतरिक्ष के विस्तारीकरण की दर का 10% तक सही मूल्यांकन करने में सफलता पा सके हैं। ये कहा जा सकता है कि अपने योगदान की वजह से हबल टेलीस्कोप अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अब तक का सबसे बेहतरीन उपकरण साबित हुआ है। ये भी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी हबल टेलीस्कोप अंतरिक्ष और ब्रह्मांड से जुड़े शोधों के लिए नई जानकारियां मुहैया कराता रहेगा। अभी समय एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। साल 2014 में विज्ञान के क्षेत्र में अनेक नए आयाम स्थापित किए गए, फिर चाहे वो शोध करने के क्षेत्र में हो या फिर शोध पत्र छापने के क्षेत्र में। वर्ष 2015 में भी विज्ञान से हमें बहुत सी उम्मीदें हैं। आज हम अपने सेगमेंट खोज खबर में चर्चा करेंगे कि साल 2015 हमारे लिए क्या नए रहस्य खोलने वाला है।
वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिहाज से 2014 वाकई एक महत्वपूर्ण साल था, दुनिया के लिहाज से भी और भारत के लिहाज से भी। 3D प्रिंटिंग का आविष्कार हो या उल्का पिंडों पर शोध, इस साल नए मकाम हासिल किए गए। उम्मीद है कि 2015 भी नए नवेले आविष्कारों का साल होगा जो मानव कल्याण में मददगार साबित होंगे। पिछले कुछ एपिसोड में हमने देश विदेश में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में पाई गई नई ऊंचाइयों के बारे में चर्चा की थी। इस बार हम उन चुनौतियों के बारे में विचार करेंगे जिनका साल 2015 में सामना करना है। मशहूर वैज्ञानिक पत्रिका नेचर की भविष्यवाणी है कि ये साल महान वैज्ञानिक उपलब्धियों का साल होगा। पत्रिका का ये भी कहना है कि नई उपलब्धियों का आगाज मार्च महीने से होगा, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर चल रहा शोध CERN दोबारा शुरू होगा। इस साल पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयां हासिल होने की उम्मीद है। वर्ष 2014 में पाया गया था कि अमेरिका और चीन में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है। उम्मीद है कि 2015 में दोनों देश कार्बन उत्सर्जन पर लगाम लगाने की दिशा में अहम फैसले लेंगे, जिनका पूरी दुनिया के पर्यावरण पर सकारात्मक असर पड़ेगा। दुनिया भर की नजर दिसंबर 2015 में पेरिस में होने वाले संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन पर टिकी है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते हो सकते हैं। हालांकि साल 2014 में कई उपलब्धियां हासिल हुईं, लेकिन इसी साल इबोला जैसी खतरनाक और जानलेवा बीमारी ने कई जानें भी ली थीं। खासकर गुयाना, लाइबेरिया और सिएरा लियोन जैसे पश्चिमी अफ्रीकी देशों में इबोला बीमारी आज भी कहर बरपा रही है। साफ है कि 2015 में इबोला से निपटना एक अहम चुनौती होगी। इबोला का इलाज ढूंढने के लिए दुनिया भर में शोध चल रहे हैं। उम्मीद है कि साल 2015 में इबोला से निपटने के लिए वैक्सीन इजाद कर ली जाएगी और इस जानलेवा बीमारी पर लगाम लग सकेगी। उधर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के स्पेस शटल डॉन के इस साल मार्च में मंगल और बृहस्पति के बीच सबसे छोटे ग्रह सेरेस पर भी उतरने की उम्मीद है। नासा ने डॉन स्पेस शटल 27 सितंबर 2007 को लॉन्च किया था, जिसके दो मकसद थे। सबसे महत्वपूर्ण एस्टेरॉयड बेल्ट में वेस्टा का मूल रूप तलाशना और बौने ग्रह सेरेस के बारे में जानकारियां हासिल करना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में साल 2015 में मोटापे और कोलेस्ट्रॉल पर काबू पाने के लिए कई नई दवाओं के इजाद की उम्मीद है। इसके अलावा उत्तरी स्पेन की एक गुफा में मिले आदिम मानव के अवशेष की जीनोम सीक्वेंसिंग भी इस साल वैज्ञानिक जगत की एक महत्वपूर्ण खबर बन सकती है। वैज्ञानिक नजरिए से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अलावा भारत के लिए भी 2015 के एक महत्वपूर्ण साल होने की उम्मीद है। पल्लव बागला जैसे जानकारों का मानना है कि इस साल वैज्ञानिक क्षेत्र में भारत 4 बड़े योगदान कर सकता है। इनमें सबसे पहला है भारतीय GPRS सिस्टम। 2014 में भारत 7 उपग्रहों की मदद से इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम यानी IRNSS का सफलतापूर्वक परीक्षण कर चुका है। पिछले साल दुनिया के सबसे बड़े 30 मीटर टेलीस्कोप या TMT नाम के टेलीस्कोप को बनाने में भारत भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हिस्सा बन चुका है। इस प्रोजेक्ट में भारत की हिस्सेदारी 10% है। भारतीय वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस साल इस प्रोजेक्ट में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी। भारतीय वैज्ञानिक इस टेलीस्कोप के अहम हिस्से को तैयार करने में अपना योगदान देंगे, जिसमें टेलीस्कोप के सभी 492 उपकरणों के एक मोनोलिथिक आईने की तरह बर्ताव करना भी शामिल होगा। वर्ष 2015 में एक बड़ी चुनौती के रूप में देखे जाने वाले इस प्रोजेक्ट में भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। इसी तरह ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर शोध कर रहे CERN प्रोजेक्ट में भी भारतीय वैज्ञानिकों का अहम योगदान होगा। CERN प्रोजेक्ट के तहत तेज रफ्तार में हाइड्रोजन परमाणुओं के टकराने के प्रयोग में IIT मद्रास को स्थायी सदस्य के रूप में नामित किया गया है। CERN का द कॉम्पैक्ट म्यूऑन सोलेनॉइड या CMS नाम का ये प्रयोग इस साल मार्च में शुरू होगा। यह वही प्रयोग है जिसके जरिए हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल की खोज की गई थी। इसके अलावा साल 2015 में भारत के पहले फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर का संचालन शुरू होने की भी उम्मीद है।
नमूने के तौर पर प्लूटोनियम की मदद से 500 मेगावाट की बिजली पैदा करने वाले रिएक्टर का इस्तेमाल पहले ही शुरू किया जा चुका है। इस प्रोजेक्ट पर पिछले 10 वर्षों से काम चल रहा है, जिसके पूरा होने पर फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए बिजली उत्पादन करने वाले दुनिया के चुनिंदा देशों में भारत भी शामिल हो जाएगा। इन वैज्ञानिक चुनौतियों को देखते हुए उम्मीद है कि साल 2015 भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साल होगा, जिसमें मानव कल्याण से जुड़े नए आविष्कार होंगे। और क्या है इस सप्ताह के इतिहास में विज्ञान का योगदान, जानेंगे अपने सेगमेंट इतिहास के पन्नों से में। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को हुआ था। वर्ष 1984 में उन्हें इसरो की ओर से सोवियत संघ के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए चुना गया था। इस कार्यक्रम के तहत राकेश शर्मा ने 2 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोयूज T11 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी। चालक दल ने सल्यूट अंतरिक्ष केंद्र पर 7 दिन बिताए और उस दौरान 33 सत्रों में भारहीनता और रिमोट सेंसिंग जैसे महत्वपूर्ण प्रयोग किए। भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ की पहली बैठक कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी परिसर में 15 जनवरी 1914 को हुई थी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय न्यायमूर्ति सर आशुतोष मुखर्जी ने की थी। सम्मेलन में देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए 105 वैज्ञानिकों ने भाग लिया। विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी जीव विज्ञानी डियान फॉसे का जन्म 16 जनवरी 1932 को हुआ था। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा लुप्तप्राय जानवरों की प्रजाति पर्वतीय गुरिल्लाओं के साथ बिताया। इस दौरान उन्होंने गुरिल्लाओं के व्यवहार के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन किया और उनके संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1983 में आई उनकी किताब गोरिल्लाज इन द मिस्ट में पर्वतीय गुरिल्लाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के साथ साथ उनकी निजी कहानी भी दर्ज है। और आइए अब नजर डालते हैं देश विदेश में होने वाली कुछ अन्य मुख्य वैज्ञानिक गतिविधियों पर अपने सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। नए साल पर मीडिया को संबोधित करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में होने वाले वैज्ञानिक शोध मेक इन इंडिया अभियान के लिए आने वाले वर्षों में इंजन का काम करेंगे। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने ये भी कहा कि शोधकर्ताओं को अब अपना पूरा ध्यान R&D और वैज्ञानिक प्रयोगों के जरिए उद्योगों के विकास पर केंद्रित करना चाहिए। साथ ही इस बात की भी घोषणा की गई कि सरकार अपना ध्यान आने वाले वर्षों में देश में सौर ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने पर केंद्रित करेगी। नासा के केपलर मिशन ने एक नई खोज करते हुए पृथ्वी से मिलते जुलते 2 नए अतिरिक्त सौर ग्रहों का पता लगाया है। केपलर 438b और केपलर 442b नाम के दोनों चट्टानी ग्रह गोल्डीलॉक्स क्षेत्र में स्थित हैं और ये हमारे सूर्य से आकार में छोटे और ठंडे हैं। फोर्ब्स मैगजीन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हुई डिजिटल क्रांति के बाद अब यहाँ इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई है। आंकड़े कहते हैं कि भारत में करीब 24 करोड़ 30 लाख लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ये संख्या अमेरिका और चीन में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों से भी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत स्मार्टफोन और टैबलेट कंप्यूटर का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है और यहाँ की ज्यादातर आबादी वर्ल्ड वाइड वेब के लिए मोबाइल फोन का प्रयोग करती है। इसरो ने घोषणा की है कि IRNS प्रणाली के लिए चौथा उपग्रह 15 मार्च 2015 को लॉन्च किया जाएगा। IRNSS-1D 7 उपग्रहों की श्रृंखला का चौथा उपग्रह है। हालांकि इस प्रणाली के काम करने के लिए 4 उपग्रह ही काफी हैं। इसके बावजूद बाकी के 3 उपग्रह इस प्रणाली को और ज्यादा सटीक और सक्षम बना देंगे। IRNSS को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जिससे ये देश में उपभोक्ताओं को बिल्कुल सटीक सूचना मुहैया करवाएगा। साथ ही इसका दायरा सीमा से 1500 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है, जो कि इसका प्राथमिक सेवा क्षेत्र है। तो
ज्ञान विज्ञान में आज इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, इसके बारे में आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in या आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के अंक में इतना ही। विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के साप्ताहिक कार्यक्रम में अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।